नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोट्स बुक ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। न्यूज़ में क्या है कि इंडिया का पहला केस, फर्स्ट इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है किसको? पैसिव यूथेनेशिया को। किसको अलाउ कर दिया है? पैसिव यूथेनेशिया का पहला केस, पहला इम्प्लीमेंटेशन हम पैसिव यूथेनेशिया का देखने जा रहे हैं भारत में। फर्स्ट इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है क्या? पैसिव यूथेनेशिया। यूथेनेशिया बच्चों को याद रखना, दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? 2 मिनट रुको, मैं सारी बात बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि पैसिव यूथेनेशिया अलाउ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसका पहला इंसिडेंट होने जा रहा है जहाँ पर गाजियाबाद का एक व्यक्ति है, 35 वर्षीय वो व्यक्ति है, वेजिटेटिव स्टेट में काफ़ी वर्षों से, कुछ 10 12 13 सालों से है। उसको पैसिव यूथेनेशिया की परमिशन भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिकली यहाँ पर दे दी गई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर, आर्टिकल 21 क्या है आपका? आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर भैया आपका राइट टू डाई भी आता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हिस्टोरिक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर दिया गया है। इंडिया का ये दूसरा आर्टिकल देख लो, यही सेम बात कह रहा है। इंडिया के टॉप कोर्ट ने अलाउ कर दिया है रिमूवल ऑफ लाइफ सपोर्ट फॉर अ मैन हु इज़ इन वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट कौन सी स्टेट होती है? एक मेडिकल कंडीशन, आप बेसिकली इसको समझ लीजिए, जिसमें व्यक्ति सिर्फ एक बिस्तर पे पड़ा है, सांसें ले रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता, अपने आप से उठ के बैठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, पी नहीं सकता, सब कुछ उसको मेडिकल सपोर्ट के ज़रिए प्रोवाइड किया जा रहा है। वो सिर्फ जिंदा है और सिर्फ सांसें ले रहा है, एक बिस्तर पे पड़ा है, वो अपने आप से एक कन्नी उंगली भी नहीं हिला सकता, प्यास लगी है तो पानी भी खुद से नहीं पी सकता है, कोई पिला देगा आकर के तो पी लेगा, प्यासा भले ही मर जाए लेकिन खुद से उठ के पानी नहीं पी पाता है। इस लेवल पर इस तरह की ये मेडिकल कंडीशन बेसिकली यहाँ पर हो जाती है व्यक्ति की। आगे देखते हैं, इस पूरी खबर को जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या सारी सीन है, सारी चीज़ हम जानेंगे। सबसे पहले वाइन न्यूज़, मैंने आपको वाइन न्यूज़ बता ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है पैसिव यूथेनेशिया का पहला इंसिडेंट हम भारत में देखने वाले हैं। किसका केस है ये? हरीश राणा का केस है। हरीश राणा 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। हरीश राणा जो कि 35 वर्षीय एक व्यक्ति हैं, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में पिछले 12-13 सालों से लगभग पड़े हुए हैं, उनको अलाउ कर दिया है। ये फर्स्ट रियल इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है पैसिव यूथेनेशिया का भारत के अंदर। अब हरीश राणा है कौन? हरीश राणा है कौन? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया कि हरीश राणा 32 वर्षीय एक व्यक्ति हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आते हैं। 2013 में दरअसल हुआ क्या था, 2013 में अपने जिस पीजी में रहते थे वहाँ से 4th फ्लोर से नीचे गिर गए थे, जिसके बाद इनको सीवियर इंजरीज हुई और उसके बाद से ही ये वेजिटेटिव स्टेट में परमानेंटली चले गए हैं। ठीक है, परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में चले गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है, डॉक्टर्स का बेसिकली कहना है कि इनको 100% क्वाड्रीप्लेगिया हुआ है, कंप्लीट पैरालिसिस हुआ है चारों लिम्स का। चारों लिम्स में क्या क्या आ जाता है आपका? इसमें आपके चारों लिम्स में आपका क्या क्या है याद रखेंगे। चारों लिम्स में आपके दोनों पैर आ जाते हैं, दोनों लेग प्लस आपके दोनों हाथ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आपका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है, आप अपनी बॉडी को अपनी इच्छा अनुसार मूव नहीं कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे बेसिकली आप अपने आप से कर नहीं सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर इनकी जो कॉग्निटिव अवेयरनेस है वो भी ख़त्म हो चुकी है। इनके आसपास क्या हो रहा है इनको बेसिकली आइडिया नहीं है, कि बस बिस्तर पे पड़े हैं, सांसें ले रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं अपने जीवन भर में। आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। कॉग्निटिव अवेयरनेस बेसिकली बिल्कुल इनकी ख़त्म हो चुकी है। एंड कैन नॉट मूव और कम्युनिकेट, ना बात कर सकते हैं ना हिल सकते हैं। ऐसे में इनके जो बॉडीली फंक्शंस हैं, जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, खाना पीना हो गया, जो नित्य क्रियाएं हैं, वो सब कैसे करवाया जाता है? वो मेडिकल सपोर्ट के थ्रू करवाया जाता है। क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड तौर पर इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है सो दैट इनका ये जीवित रह सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रेशन भी इनको इसी फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है और इनकी फीडिंग ट्यूब्स के तरीके से ट्यूब्स के थ्रू होती है। खाना खा नहीं सकते हैं क्योंकि व्यक्ति वेजिटेटिव स्टेट में है, जो हिल भी नहीं सकता है वो खाना कैसे खाएगा? तो होता क्या है, इनका जो फूड पाइप है उसमें एक हल्का सा, जो फूड पाइप बॉडी के अंदर होता है उसमें एक ट्यूब हल्की सी डाल दी गई है, सो दैट उसी के ज़रिए जो पानी है, जो जूस है, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस है उनकी बॉडी को पहुँचाया जा सके और बॉडी जो है जिंदा बेसिकली रह सके। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली काम इनका चल रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स की अगर हम माने, जो डॉक्टर्स का कहना है, जो मेडिकल बोर्ड का कहना है, मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार
ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये व्यक्ति अब कभी भी जीवन में रिकवर नहीं कर पाएगा। देयर इज नो चांसेस ऑफ रिकवरी। हरीश राणा रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर रिकवरी के चांसेस होते तो बड़ी सीधी सी बात है, ये यूथेनेशिया का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। बट द पॉइंट, होल पॉइंट हेयर इज कि रिकवरी का कोई चांसेस ही नहीं है। आपको अपनी तमाम उम्र, अब वो चाहे 25 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, चाहे आगे आने वाले 100 साल की हो, वो आपको सिर्फ इसी तरीके से काटनी है। अब ये कितना दर्दनाक हो सकता है, आप इस चीज़ को थोड़ा इमेजिन कीजिए। आपको अगर मैं घंटे भर के लिए कमरे में बंद कर दूँ और बोलूँ कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते हो, 10 मिनट बाद आप ऊब जाएंगे। 5 मिनट आपसे आपके हाथ से फ़ोन छीन लूँ तो आप छटपटाने लगेंगे। बट ये व्यक्ति ज़िंदगी भर के लिए सिर्फ एक बिस्तर पे पड़ गया है, वहाँ से हिल नहीं सकता है, खुद से करवट नहीं बदल सकता है, गर्दन अगर ऐसी है तो ऐसी है, गर्दन ऐसे हिला नहीं सकता है। किस तरीके का ये जीवन, कितना दर्दनाक, कितना दयनीय स्थिति में ये जीवन है, आप थोड़ा इस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा क्यों? सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा क्यों? देखो, ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है। इससे पहले भी सन 2024 में इनके फादर ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अप्लाई किया था, पिटिशन की थी, पैसिव यूथेनेशिया की मांग की थी अपने सुपुत्र के लिए, मगर उस टाइम पर कोर्ट ने अलाउ नहीं किया ड्यू टू वट एवर रीजन्स। बट राइट नाउ ये चीज़ अलाउ कर दी गई है। हरीश राणा के जो फादर हैं, इन्होंने डिमांड किया है कि हम कंप्लीट विड्रॉ कर लें लाइफ सस्टेनिंग, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसका। रीज़न बीइंग, अब रिवाइव कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे देयर इज़ नो चांसेस ऑफ रिकवरी। ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है कि एक बार के सुकून की मौत हो। ये दोनों के लिए अच्छा है, उस व्यक्ति विशेष के लिए भी अच्छा है, जो उसके परिवारजन हैं, जो उसके निजी लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा है। ऐसे अपने लोगों को इस तरीके से रोज़ तड़प तड़प के मरते देखने से तो अच्छा है कि एक बार में बेसिकली प्रभु जो है वो कृपा करें। ठीक है, अगला देखिए, अगला इनका पॉइंट है कि राणा की, मैंने जो आपको बताया कि कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है रिकवरी की। अगर 1% चांसेस भी होता तो हम चांस ले सकते थे। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स का साफ साफ कहना है कि देयर कैन बी नो पॉसिबल रिकवरीज ऑफ राणा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो ट्रीटमेंट हम इनको दे रहे हैं वो सिर्फ इनको जिंदा रखने के लिए है कि सांसें चलती रहें बस। यहाँ इस पर कोई डेवलपमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का कोई कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो रही है। वो बस बायोलॉजिकल सर्वाइवल आपका मेक श्योर कर रहा है। कितना मेक श्योर कर रहा है? कि आप जीवित रह सके, बस इतना ही मेक श्योर कर रहा है। ऐसा जीवन होना ना होने का क्या फ़ायदा है, मेरे को बताइए? कोई भी डिफरेंस है? इनफैक्ट ये जीवन मृत्यु से भी ज़्यादा दर्दनाक है, ट्रस्ट मी गाइस। फिर ये कंडीशन इनकी पिछले लगातार 13 सालों से बनी आई है। ये कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है, साल 2 साल की बात नहीं है, पिछले 13 सालों से लगातार इनका स्टेट बना हुआ है। अब आप थोड़ा इस चीज़ को, इस पेन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। 13 साल तक कोई व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता है अपने आप से। सारी जो उसका भरण पोषण है उसका परिवार वाले ही कर रहे हैं। किसी ने कर दिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो जिस स्टेट में पड़ा है उसी स्टेट में पड़ा हुआ है। तो ये कितना पेनफुल हो सकता है, इस चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश आप ज़रा कीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो एग्जामिन किया मेडिकल रिपोर्ट्स को, डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया, डॉक्टर्स ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एथिकल कंसिडरेशन किए गए हमने किस चीज़ के? डिग्निटी एंड सफरिंग के। एक तो डिग्निटी ऑफ लाइफ, जीवन जीने को मना नहीं है, बट जीवन, मेरे को व्हाट आई पर्सनली फील इसकी एक अपमानजनक जीवन जीने से तो अच्छा है कि हम एक सम्मानजनक मृत्यु स्वीकार कर लें। ठीक है, जो मुझे पर्सनली लगता है। आप अपने व्यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एक डिग्निफाइड जीवन जीने का जितना हक आपको है, उतना ही हक आपको डिग्निफाइड मृत्यु का भी है, सम्मानजनक मौत भी हो। ठीक है, तो ये वही है। ऐसे सफरिंग, इतना ज़्यादा पेन सहने के बाद, और उस पेन के बदले में कुछ मिल भी तो नहीं रहा है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप सांसें ले रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे इस लाइफ का। तो इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश ज़रा कीजिए। फिर और आगे बढ़ते हैं। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट क्या दिया है? इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया कंटिन्यू करना, अगर ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना सिर्फ आपका बायोलॉजिकल लाइफ मेक श्योर कर रहा है और कोई रियल बेनिफिट हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो हमने फैमिली और जो मेडिकल बोर्ड है उनकी रिपोर्ट्स को, उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अलाउ कर दिया है किसको? पैसिव यूथेनेशिया को। कि भैया जो मेडिकल लाइफ सपोर्ट हम बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको स्नैच कर दिया जाए, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। अलाउ किया जाएगा विड्रॉवल ऑफ लाइफ सपोर्ट विड्रॉ किया जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, जो बाहर से हम चीज़ें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे उसे विड्रॉ किया जाएगा। यहाँ पे कुछ भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यही डिफरेंस आ जाता है पैसिव और एक्टिव यूथेनेशिया के बीच में। पैसिव यूथेनेशिया, हम आपके जीवन जीने में कुछ सहायता प्रदान कर रहे थे, वो सहायता प्रदान करनी बंद कर दी जाएगी, ये पैसिव यूथेनेशिया है। एक्टिव यूथेनेशिया क्या हो जाता है? एक्टिव यूथेनेशिया में आपकी बॉडी में कोई आउटसाइड सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है सो दैट आपका जीवन समाप्त किया जा सके। किसी भी तरीके से, किसी भी कोई भी ड्रग बॉडी में इंजेक्ट कर दी, कुछ खाने में कुछ मिला के दे दिया या पानी में कुछ मिला के दे दिया, आउटसाइड सब्सटेंस आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है, उसको क्या कहते हैं? हम उसको एक्टिव यूथेनेशिया की कैटेगरी में रखा जाता है। ये इलीगल है भारत में, याद रखिएगा। पैसिव यूथेनेशिया अलाउ है, उसका फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन केस हम देखने जा रहे हैं। ये पूरा जो मामला है, ये पूरा केस एम्स के अंडर है, एम्स दिल्ली के अंडर है, वही हैंडल करेगा, उन्हीं की निगरानी के अंदर ही ये पूरी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। याद रखिए, पैसिव यूथेनेशिया लीगल है, ठीक है, बट प्रोसीजर इसका प्रॉपर आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दे रखा है, वो एक भी प्रोसीजर अगर स्किप हुआ, एक भी स्टेप अगर स्किप हुआ तो वो लीगल कब इलीगल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो याद रखिए, पैसिव यूथेनेशिया लीगल है, बट प्रोवाइडेड जो स्टेप्स दिए हैं, जो प्रोसीजर है, प्रॉपर आपने फॉलो किया है स्टेप बाय स्टेप। और एक्टिव यूथेनेशिया वो तो है ही इलीगल, वो तो है ही इलीगल, ठीक है। क्या प्रोसीजर और क्या ना प्रोसीजर, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। यहाँ पर जस्टिस जो पर्दीवाला जस्टिस, दो बेसिकली यहाँ पे जज थे, एक पर्दीवाला है, उन्होंने एक शेक्सपियर के हैमलेट से एक लाइन कॉपी करके यहाँ पर कोट की। लाइन है टू बी और नॉट टू बी, और ये बेहद ही बेहतरीन लाइन है, ध्यान दीजिएगा। टू बी और नॉट टू बी, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? वेदर इट इज़ बेटर टू कंटिन्यू लिविंग और टू एंड लाइफ। क्या जीवन जीते रहने में भलाई है या फिर मर जाने में भलाई है? टू बी और नॉट टू बी, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं इस लाइन को समझाऊंगी, रुको। ये जो कोट है टू बी और नॉट टू बी, इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं। टू बी बेसिकली स्टैंड्स फॉर व्हाट? कि आप जीवित हैं डिस्पाइट सीवियर पेन एंड कंटिन्यूस सफरिंग। भयानक दर्द में, भयावह दर्द में आप जी रहे हैं, दयनीय स्थिति में आप जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपने जीवन को। और नॉट टू बी किस लिए स्टैंड होता है? नॉट टू बी स्टैंड होता है कि भैया आपने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है और आप अब अपनी डिग्निटी को, अपने जीवन की डिग्निटी को, अपने लाइफ की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए आपने डेथ को चूज़ कर लिया है, सो दैट ये जो अनबियरेबल पेन है, ये जो अनबियरेबल सफरिंग है, इससे आपको निजात, इससे बेसिकली आपको मुक्ति मिल सके। अब ये जो टू बी और नॉट टू बी है ना कहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाता है जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं उनका। कैसे? कि भैया मानव जीवन ख़त्म करने के लिए नहीं है। हाँ, माना कि कोई एक्सीडेंट हो गया, हाँ माना कोई ऐसी परिस्थिति बेसिकली ऐसी उत्पन्न हो गई जिसके बाद आप खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं, खुद से कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते, बट क्या इट लिटरली मीन्स टू एंड योर लाइफ? यहाँ पर फिर एक ये भी एथिकल डिलेमा आ जाता है कि व्हाट इफ़ आज कोई बीमारी है जो मुझे लग गई है, उसकी वजह से मैं बिस्तर पे हूँ, बट व्हाट इफ़ अगर कल उस बीमारी का इलाज आ जाए? क्या थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार, यहाँ जो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में 13 साल का इंतज़ार है, क्या वो और थोड़ा 13 से 15 साल का नहीं हो सकता था? बट फिर यहाँ ये भी आ जाता है कि कोई कौन जानता है कि उसका इलाज अगले 2 साल में, 10 साल में आ ही जाएगा। तो ये डिलेमास यहाँ पे रहते ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब ये धीरे धीरे इवॉल्व होती हैं। आप मेरे को बताइए, क्या यहाँ पे आप, इफ़ इन एनी केस आप होते तो आप किस चीज़ को चूज़ करते? साइलेंट सफरिंग या फिर डिग्निफाइड डेथ? अब ये कोट बहुत ही प्यारा कोट है, फ्रेंच फिलोसोफर है जीन डेला, इनका बेसिकली क्या इन्होंने कोट लिखा है कि अ लॉन्ग इलनेस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, अ लॉन्ग इलनेस बिटवीन लाइफ एंड डेथ मेक्स डेथ अ कंफर्ट फॉर बोथ द पर्सन हु इज़ डाइंग एज वेल एज दोज हु रिमेन। ये बेसिकली यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जीवन में, अगर मान लीजिए 100 साल का जीवन है, उस 100 साल के जीवन में आपको पता है कि 80 साल सिर्फ आपके एक भयंकर भयावह बीमारी से कट जाने हैं, उसी से ग्रसित होकर रह जाने हैं। तो यहाँ पर इस भयंकर लंबी बीमारी, 80 साल का समय उस बीमारी से जीने से अच्छा है। बीमारी कोई नॉर्मल बीमारी नहीं, भयावह बीमारी है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देगी। तो ऐसे में इट इज़ बेटर टू चूज़ डेथ। डेथ हेयर बिकम्स अ कंफर्ट फॉर बोथ, जो यहाँ पे द कंसर्न पर्सन है, पर्सन इन टॉक है, वो भी, उसके लिए भी ईजी हो जाता है। एट द सेम टाइम ये उसके लिए भी ईजी हो जाता है जो उसके जाने के बाद उसके पीछे छूट जाएंगे। रोज़ रोज़ किसी को मरते देखने से बेहतर है कि कोई एक ही बार में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तड़प तड़प के मरने से तो बेहतर है एक बार की मौत हो। एक केस स्टडी, इसको थोड़ा सुनने की कोशिश करना
कि बहुत साल के 3-4 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र में कहीं की बात है कि एक फार्मर था, फार्मर सुसाइडेड क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेट था, बहुत सारा डेट की वजह से, बहुत ज़्यादा कर्ज की वजह से ही डाइड। अब उस फार्मर के पीछे उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी वाइफ और 4 बच्चे हैं। अब वो वाइफ क्या डिसाइड करती है कि इस फैमिली का जो सोल ब्रेड अर्नर है उसने सुसाइड कर लिया है, वो बचा नहीं है। अब ये 4 बच्चे किसकी जिम्मेवारी हैं? सिर्फ उस माँ की। वो माँ करे क्या? कर्ज के तले पिता ने तो फांसी लगा ली, बचे हैं बीवी और बच्चे। यहाँ पर अब ये जो माँ है इसके पास क्या ऑप्शन बचा है? अब इसके पास 2 ही ऑप्शन बचा है कि या तो ये चुपचाप धीरे धीरे मौत के आने का इंतज़ार करे भुखमरी से, या फिर इमीडिएट सुसाइड कर ले। इस औरत ने सुसाइड चूज़ किया था। जब ये सुसाइड करने जा रही थी, अपने साथ साथ अपने 4 बच्चों को लेकर के सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रही थी, तब गांव वाले ने रोका। गांव वाले कहते कि मैडम क्या हुआ, ऐसी भी क्या, मतलब ऐसे कैसे आपने हार मान ली? तो वो औरत यही कहती है कि ऐसे रोज़ रोज़ तड़प तड़प के भूख से मर जाने से तो अच्छा है कि एक बार की सम्मानजनक मृत्यु हो। यहाँ पे भी डिलेमास है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन ये हो सकता है कि स्टेट जो है यहाँ पर इंटरफेयर करे और वो मेक श्योर करे कि हम आपको भूख से नहीं मरने देंगे। तो सॉल्यूशंस भी है, इस तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढे जाने चाहिए। हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस बैठ के तलाश करने की ज़रूरत हमें बेसिकली होती है। बट इस केस में जहाँ ऑलरेडी डॉक्टर कह चुका है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, फिलहाल तो नहीं है, तो उसमें सॉल्यूशन क्या होगा? हम इस स्पेकुलेशन पे कब तक जिंदा रहेंगे कि हाँ हो सकता है आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में इसका इलाज निकल के आ जाए। बट ये आने वाला समय कितना बड़ा होने वाला है, इसका जवाब कौन देगा? सो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ने अलाउ कर दिया है पैसिव यूथेनेशिया को। पैसिव यूथेनेशिया यहाँ पे विड्रॉ किया जाएगा। इसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट, जो मेडिकल सपोर्ट हम यहाँ पे इस बंदे को प्रोवाइड कर रहे थे उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये सब क्लिनिकली एडमिनिस्टर किया जाएगा, ठीक है। पहली बात मैंने आपको बताया, एम्स दिल्ली जो है इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहा है, उसके अंडर ही, उसकी निगरानी में ही सारे काम किए जाएंगे। जो जितना भी हम उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, जो आर्टिफिशियल फीडिंग उसको हो रही थी विद द हेल्प ऑफ पाइप्स एंड ट्यूब्स, वो सब स्टॉप कर दिया जाएगा। एंड अदर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा था उस सबको स्टॉप यहाँ पे कर देने की बात की गई है, ठीक है। पेशेंट इज़ अलाउड टू बी डाई बाय विदहोल्डिंग और विदड्रॉइंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। जो उसके जीवित रहने के लिए अनिवार्य सपोर्ट था, मान लीजिए कोई व्यक्ति है आईसीयू में पड़ा हुआ है, वो एक मशीन के बेसिस पे जीवित है, उस मशीन का हमने सिर्फ बटन बंद करना है, हमने सिर्फ उस मशीन का बटन बंद करना है। द मोमेंट वो मशीन बंद होगी वो व्यक्ति हार्डली कुछ मिनट्स में अपने आप खत्म हो जाएगा। ये पैसिव यूथेनेशिया है। एक्टिव यूथेनेशिया में डिफरेंट हो जाता है। एक्टिव यूथेनेशिया में आप बेसिकली, ये इमेज देखिए ध्यान से, आउटसाइड सब्सटेंस बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू या फिर फूड आइटम्स के थ्रू या फिर ड्रिंकिंग आइटम्स के थ्रू, ये इलीगल है। ये चीज़ सरासर इलीगल है, ये क्राइम है सीधे सीधे तौर पर, ये सीधे सीधे तौर पर भारत के अंदर क्राइम है फिलहाल के लिए। ये अलाउड है, पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, प्रॉपर प्रोसीजर इसका दिया है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, खुद से भी नहीं कमिट कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। द मोमेंट आपने उस प्रोसीजर का एक भी स्टेप स्किप किया, वो लीगल इलीगल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर कोर्ट ने इस मामले में तो कुछ गाइडलाइंस भी इस्टेब्लिश करके दी हैं। सबसे पहले कोर्ट ने बोला है कि हम मेडिकल बोर्ड्स को इस्टेब्लिश करेंगे। कोई भी पैसिव यूथेनेशिया के लिए कोई केस आता है उसके लिए मेडिकल बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे 2 मेडिकल बोर्ड इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। पहला होगा प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी बोर्ड का काम बेसिकली क्या है कि ये पेशेंट की कंडीशन को एग्जामिन करेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट तैयार करके देंगे। रिपोर्ट में सजेस्ट करेंगे कि यहाँ हमें पैसिव यूथेनेशिया की आवश्यकता है या उसके बिना भी काम किया जा सकता है, चल सकता है। सेकेंडरी बोर्ड जो है वो इनकी जो रिपोर्ट इन्होंने दी है उसको कंफर्म करने का काम करेगा कि क्या ये रिपोर्ट वाकई सही है या इसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं हुई है। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप, हम रिपोर्ट बना के दे रहे हैं कि क्या यहाँ पे बेसिकली सजेस्ट कर रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि क्या इसकी ज़रूरत है, और सेकंड में हम कंफर्म कर रहे हैं कि पहली वाली जो रिपोर्ट आई उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जा रहा है कोर्ट की तरफ से, बेसिकली मेडिकल बोर्ड स्टैब्लिश करके, ठीक है। फिर एक नोटिफिकेशन भी भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट को, हाई कोर्ट जो है उनको बेसिकली मेक श्योर करना होगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, कि भैया उनके जो एरिया में है भैया
कुछ ऐसा प्रोसीजर होने वाला है तो दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। फिर पैनल ऑफ डॉक्टर्स, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको कुछ गाइडलाइंस वगैरह इस्टेब्लिश करके देनी पड़ेगी, उसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स मेंटेन करके रखें जो इस काबिल हों कि उन्हें इन दोनों बोर्ड्स में बैठाया जा सके, इंक्लूड किया जा सके। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट लेजिस्लेटिव रिकमेंडेशंस ये आई हैं कि भैया कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज़ काइंडली मेक अ लॉ ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो दैट आगे आने वाले मैटर्स को उसी को ध्यान में रखते हुए, इन लॉज को ध्यान में रखते हुए हैंडल किया जा सके। देखो बट यहाँ पे फिर वही सवाल आ जाता है, द होल पॉइंट इज कि व्हाट इफ़ अगर इस लॉ का मिसयूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल डाउरी की बात करते हैं, डाउरी पर जब लॉ नहीं था तो बहुत सारे केसेस आते थे, तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए हमने भाई डिसाइड किया गया कि एक लॉ बना दिया जाएगा डाउरी को प्रिवेंट करने के लिए। बट डाउरी लॉ का कितना गंदा मिसयूज़ किया गया, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधे से ज़्यादा केस तो फ्रॉड केस हो जाते हैं, ठीक है। बट अगेन द पॉइंट हेयर इज़ कि जस्ट बिकॉज एक लॉ का मिसयूज़ हो रहा है दैट डजंट मीन कि उस पर्टिकुलर मैटर को कंसिडर करने के लिए कोई लॉ होना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप क्या मेक श्योर करके दें, आप सेफ गार्ड्स मेक श्योर करके दें कि भैया वो जो लॉ बनाया है उसका मिसयूज़ कम हो, लूप होल्स कम रखिए, उसको लूज वर्ड्स में मत कीजिए, टाइट वर्ड्स में डिफाइन कीजिए जितना भी आपको करना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो मेरी तरफ से मेरे को लगता है कि होना यहाँ पे चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यूथेनेशिया एग्जैक्टली होता क्या है, थोड़ा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। यूथेनेशिया का डेफिनेशन आप थोड़ा गेस करने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या लगता है क्या होता है यूथेनेशिया। इन सिंपल टर्म्स यूथेनेशिया इज़ बेसिकली गुड डेथ। इसका अदर नेम की अगर हम बात करें तो ये मर्सी किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। गुड डेथ अपने आप से स्वयं को, इच्छा मृत्यु जैसे हम भीष्म पितामह ने किया था कि भाई महाभारत का पूरा युद्ध वगैरह सब हो गया, जब सब कुछ खत्म हो गया, अपनी आंखों के सामने मर गए, तो व्हाट ही डिसाइडेड, खुद भी शरसैया पर लेटे हुए हैं, बॉडी पर हज़ारों तीर गड़े हुए हैं, तो व्हाट ही डिसाइडेड कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम दैट आई शुड से द फाइनल गुड बाय, एंड उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। तो इट इज़ अ गुड डेथ। सब कुछ देख लिया है, हस्तिनापुर के साम्राज्य पर धन की स्थापना कर दी है जो उनका मेन गोल भी था, तो सब कुछ हो गया है। अब इट इज़ द राइट टाइम कि अब शांति के रास्ते पे बेसिकली चला जाए, स्वर्ग की तरफ गमन बेसिकली किया जाए, तो उन्होंने इच्छा मृत्यु वर्ण की, इट इज़ गुड डेथ। दूसरा हो जाता है मर्सी किलिंग कि भैया आप देख रहे हैं सामने वाले को कि वो बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहा है, ऐसे जीने से बेहतर है कि उसका मर जाए, तो हमने उसकी आत्मा को शांति बेसिकली प्रदान कर दी है। तो इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन बेसिकली कर सकते हैं। यूथेनेशिया क्या है, इट इज़ अ गुड डेथ एंडिंग लाइफ टू रिलीव सफरिंग। काइंडली रिमेंबर, जानबूझ के नहीं, गुस्से में नहीं मारना है, इट इज़ टू रिलीव देयर सफरिंग। और यूथेनेशिया के केस में ये मेडिकल सफरिंग है, मेडिकल सफरिंग जहाँ से आप वापस लौट के आने के चांसेस नहीं हैं, अब रिकवरी का चांसेस ख़त्म हो गया है, इस लेवल की मेडिकल इलनेस ये है, ठीक है। ऑफन रेफर टू एज मर्सी किलिंग, ठीक है। चलिए अब ये वही दो टाइप का यूथेनेशिया हो जाता है। पहला है आपका एक्टिव यूथेनेशिया, दूसरा है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव मैंने बता ही दिया इंडिया में लीगल है, और एक्टिव इलीगल है और पैसिव अलाउड है, बट विद प्रॉपर गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स आपको फॉलो बेसिकली करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं एक्टिव की बात करूँ, एक्टिव यूथेनेशिया की 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें पहले कैटेगरी में आ जाता है वॉलंटरी, स्वयं ने इच्छा प्रकट की है कि भैया मेरा हो गया, मुझसे अब और नहीं झेला जा रहा है, मुझे काइंडली शांति प्रदान कर दो, मुझे मुक्ति दे दो, ठीक है। दूसरा हो जाता है, दूसरे में 2 कैटेगरी है, एक वॉलंटरी है और एक इनवॉलंटरी है, नॉन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। नॉन वॉलंटरी में बेसिकली ये है कि जब वहाँ पे पेशेंट का कंसेंट नहीं है, जो कंसर्न्ड पर्सन है उसका कंसेंट नहीं है। थर्ड कैटेगरी में भी कंसर्न्ड पर्सन का कंसेंट नहीं है, बट इसलिए नहीं है क्योंकि वो चलता ही नहीं, वो कंसेंट देने की हालत में ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 कैटेगरीज यहाँ पे आ जाती हैं। बाकी ये तो सारी चीज़ें फिर मैंने आपको बता ही दी है। चलो एक जो हरीश वाला केस है, बेसिकली इसको कंपैरिजन बेसिकली इसका एक ड्रॉ किया जा रहा है किसके साथ, जो जैन चाइल्ड केस हुआ था। जैन चाइल्ड केस में बेसिकली हुआ क्या था, अगर किसी को याद हो तो मेरे ख्याल में 3, 4, 5 साल की बच्ची थी, ब्रेन ट्यूबर से गुजर रही थी, एंड डॉक्टर्स डिक्लेयर कर चुके थे कि ब्रेन डेड थी, बेसिकली ब्रेन डेड तो नहीं, ब्रेन ट्यूबर, हाँ ब्रेन ट्यूबर था, उसको टर्मिनल ब्रेन ट्यूबर था, रिकवरी पॉसिबल उस केस में भी नहीं थी। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि ओके ज़्यादा समय अब है नहीं एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट यहाँ पर जो उसके पेरेंट्स हैं, व्हाट दे डिसाइडेड, उन्होंने बच्ची को कहा
कि भैया तुम संथारा प्रैक्टिस करो, संथारा प्रैक्टिस करो। संथारा एक जैन प्रैक्टिस है जहाँ पर आप फास्ट करते हैं अनटू डेथ, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप फास्ट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो एथिकल क्वेश्चन उठाया गया था वो ये था कि जो बच्ची है वो 3 से 5 साल की है, उसे नहीं पता है कि संथारा क्या होता है। आपने जैसे उसको रिकमेंड किया कि भैया हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है संथारा, यहाँ पे फास्ट अनटू डेथ किया जाता है, आप कर लीजिए। द होल पॉइंट हियर इज कि क्या वहाँ पे बच्ची का कंसेंट था संथारा करने के लिए, क्या उसका कंसेंट, उसका एक्चुअल कंसेंट था, अगर था भी, क्योंकि वो बच्ची उसके बारे में 3 साल की बच्ची उसको क्या ही मालूम है, 3-4 साल की बच्ची, भाई आप बताइए 3-4 साल का बच्चा क्या ही जानता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो एक ये क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली उठाया गया था कि यहाँ पे भैया जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, क्या वो चाइल्ड वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के काबिल था भी कि नहीं, कहीं पेरेंट्स की तरफ से वो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे उठ जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लीगल स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं। भारत में यूथेनेशिया का लीगल स्टेटस क्या है। पहली बार ये जो शब्द है न्यूज़ में आया था, बेसिकली कान में पड़ा था कब, अरुणा शॉनबर्ग केस में। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक नर्स है, वेजिटेटिव स्टेट में रही थी करीब 42 ईयर्स के लिए, कोई बहुत छोटा टाइम पीरियड नहीं है ये। 42 ईयर्स, आपकी लगभग आधी उम्र आपने सिर्फ बिस्तर पे काट दी है। फिर जो इस पर्टिकुलर केस में पैसिव यूथेनेशिया की डिमांड तो बेसिकली की गई थी, बट कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था, बट गाइडलाइन सेट करके यहाँ पे दे दी थी, ठीक है। कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया था, द सुप्रीम कोर्ट इन 2011 की बात है, ये रिजेक्ट कर दिया था यूथेनेशिया, बट लेड इनिशियल गाइडलाइंस यहाँ पे कुछ हमने ले डाउन कर दी थी, सो दैट इफ इन एनी केस आगे ऐसा कुछ होता है तो उसको हैंडल करने के लिए हम बेटर पोजिशन हो। फिर 2018 में क्या हुआ, 2018 में हुआ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई को रिकॉग्नाइज किया एज अ पार्ट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 इज योर लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। पर्सनल लाइफ के अंडर हमने भैया कंसिडर किया कि पर्सनल लाइफ में आपका राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आता है, सम्मानजनक जीवन में सम्मानजनक मृत्यु का भी अधिकार आपको प्राप्त है, कुल मिलाकर के, ठीक है। इट बेसिकली मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, जो टर्मिनली इल इंडिविजुअल्स हैं, काइंडली रिमेंबर इस पर्टिकुलर वर्ड पर, टर्मिनली इल, रिकवरी संभव नहीं है, जीवन सिर्फ जीवन सांस भर का रह गया है और उस जीवन में कुछ विशेष बचा नहीं है, शुड हैव द राइट टू डिसाइड कि भैया उनको अपना एंड लाइफ चॉइसेस क्या रहेगी, जीना है नहीं जीना है, वो उनके हवाले बेसिकली छोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर फोकस करता है ऑन अवॉइडिंग अननेसेसरी सफरिंग, बेवजह का दर्द क्यों सहना है जीवन में। रिमेंबर ये टर्मिनली इल इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है, दुख है, दर्द है, बट वो ब्रेकअप वाला दुख दर्द नहीं है, ठीक है, वो दोस्त से लड़ाई हो गई वाला दुख दर्द नहीं है, एग्जाम में फेल हो गए वाला दुख दर्द नहीं है, नहीं, उसके इसमें पैसिव यूथेनेशिया कंसिडर नहीं किया जाएगा। टर्मिनली इल कंडीशन होनी चाहिए आपकी, तभी इस चीज़ को कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार है, जीवन में कुछ नहीं, ये सब नहीं, मेडिकली इल इंडिविजुअल है तो ही पैसिव यूथेनेशिया कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। सफरिंग यहाँ पर एक्चुअल बॉडी सफरिंग होना चाहिए, ठीक है। चलो, फोकस करता है ऑन अवॉइडिंग अननेसेसरी सफरिंग एंड मेंटेनिंग डिग्निटी इन दी डेथ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लीगलाइज किया गया है पैसिव यूथेनेशिया को विद प्रॉपर सेफगार्ड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अब लीगल प्रोसीजर और कुछ लॉ कमीशन की इसमें रिकमेंडेशंस वगैरह थी, वो थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है कि भैया जनवरी 2023 में लेटर ऑन कोर्ट ने अलाउ कर दिया जो कंसर्न्ड पर्सन यहाँ पे है वो अपनी लिविंग विल्स को जनरेट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्ट ने इस प्रोसीजर को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और इस्टेब्लिश किया क्या कि भैया पैसिव यूथेनेशिया कंसिडर करने के लिए हमें मेडिकल बोर्ड्स का अप्रूवल यहाँ पे नेसेसरी है, ठीक है। रिमेंबर इट इज़ नेसेसरी टू हैव द अप्रूवल्स फ्रॉम द मेडिकल बोर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हरीश राणा का केस मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट मेजर रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है इन गाइडलाइंस का। अब लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स की अगर मैं आपको बात बताऊं, सन 2006 में 196 रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की और उसमें उन्होंने कहा था फॉलोइंग अ पेशेंट्स इंस्ट्रक्शन टू विदहोल्ड ट्रीटमेंट इजंट अ ब्रीच ऑफ
ड्यूटी। यहाँ पे बेसिकली मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका बेसिकली यहाँ पे कंसर्न ये था कि हमारा काम क्या है, हमारा काम जीवन प्रदान करना है, किसी का जीवन लेना नहीं है, फिर उसकी कंडीशन चाहे जैसे भी हो। हमारा काम, आप बीमार हो गए हैं, हमारा काम आपको ठीक करके भेजना है, आपका जीवन समाप्त करना नहीं है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। बट जब लॉ कमीशन रिपोर्ट आई 196 और उन्होंने अपना 2006 में रिपोर्ट सबमिट की, तो उन्होंने कहा कि भैया अगर पेशेंट ही इस हालत में है कि उसका मर जाना उसके जीवित रहने से बेहतर है, और वो खुद ही ये बात कह रहा है, कंसिडर कर रहा है, उसके साथ साथ मेडिकल बोर्ड्स ने भी कह दिया है कि भैया उसकी रिकवरी अब किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, उसका पेन, उसकी सफरिंग अब इस हद तक हो गई है कि उसका जीवन निरस हो गया है, तो इट इज़ बेटर। तो ये आपका बेसिकली आपका ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है, आप इनफैक्ट उसको हेल्प आउट ही कर रहे हैं, इन चीज़ों में उसका मदद ही कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी को ब्रीच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर 241 रिपोर्ट आई जब 2008 में, तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली एक प्रॉपर लेजिस्लेशन की मांग करी कि भैया गवर्नमेंट को एक प्रॉपर लॉ वो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है जो पैसिव यूथेनेशिया को गाइड कर सके, उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर वगैरह इस्टेब्लिश कर सके, और बाकी जो कंसर्न मैटर्स हैं उनको देखभाल बेसिकली यहाँ पे किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, लीगैलिटी देख लेते हैं इन अदर कंट्रीज़। बेसिकली इंडिया का मैंने अब बता दिया आपको, अदर कंट्रीज़ में क्या सीन है। पहली बात करें, कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे फुल यूथेनेशिया लीगलाइज किया हुआ है, इसमें आपका नीदरलैंड्स आ जाता है, इसमें आपका बेल्जियम आ जाता है, लग्जमबर्ग है, स्पेन है और कोलंबिया आ जाता है। फिर स्विट्ज़रलैंड असिस्टेड सुसाइड अलाउ करता है, और वहीं पर कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा आपका यूथेनेशिया भी अलाउ करता है और असिस्टेड सुसाइड भी अलाउ करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस की बात करें तो यूएस में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो आपका असिस्टेड सुसाइड अलाउ करते हैं, बट अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। ऐसे धड़ल्ले से अलाउड नहीं है, प्रॉपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करेंगे तो ही ये अलाउड किया गया है, जिसमें आपका कैलिफोर्निया आ जाता है, वॉशिंगटन आ जाता है, और इसी तरीके के और स्टेट्स बेसिकली आ जाते हैं यूएस के। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमन लीगल प्रोसिक्वेट्स भी हैं यहाँ पर कि भैया पहली कंडीशन तो यही है कि टर्मिनल इलनेस होनी चाहिए, अनबियरेबल सफरिंग होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड धोखा दे के चली गई, नहीं होगा भाई, उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप डील बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वैसा वाला पेन नहीं है कि अब जीवन जीना कठिन बहुत हो गया है, नहीं। टर्मिनल इलनेस होनी चाहिए, टर्मिनल की अब रिकवरी संभव नहीं है, जीवन में सिर्फ सांसें ही बची हैं और जीवन में कुछ नहीं बचा है, ठीक है, तो ही इस मैटर को बेसिकली कंसिडर किया जाएगा। एथिकल डिलेमास थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। एथिकल डिलेमास में सबसे पहले आ जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस सैंक्टिटी ऑफ लाइफ। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि वेदर कंटिन्यू लाइफ होल्ड्स वैल्यू, के क्या एक्चुअल में अगर जीवन सिर्फ जीते रहें, सिर्फ सांसें लेते रहें, उसकी कोई वैल्यू है भी। क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस क्वांटिटी ऑफ लाइफ। 100 वर्ष का जीवन जी लीजिए, लेकिन वो सिर्फ जीने के लिए है, वो सिर्फ सांसें एक जगह पड़े रहकर सांसें लेने के लिए है, एक कमरे में बंद, एक बिस्तर पे बंद सांसें लेने के लिए है। वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ कि आपने छोटा जीवन जिया लेकिन मीनिंगफुल जीवन जिया, वहाँ पर कुछ किया है अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ जाता है कि भैया कि एक्चुअली में आप कंटिन्यू तो कर रहे हैं लाइफ, कि भैया आपने पैसे यूथेनेशिया अलाउ नहीं किया, उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ आगे कंटिन्यू मेक श्योर कर दी, बट उसका कोई एक्चुअल वैल्यू है क्या? वो भी तब जब वो पर्सन अनबियरेबल पेन और सफरिंग से गुजर रहा है, उसकी डिग्निटी दिन ब दिन ख़त्म होती चली जा रही है। बताइए कि यहाँ पे एक्चुअल कोई मीनिंग है लाइफ का? अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस पर्सनल ऑटोनॉमी आ जाती है कि भैया इंडिविजुअल को खुद को डिसीजन ले, अपने मेरे जीवन के डिसीजन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे जीना है, मरना है, कैसे जीना है, कैसे मरना है, इट शुड बी माई डिसीजन। बट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है राइट टू लाइफ, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं आपस में। फिर पैलिएटिव केयर वर्सेस जस्टिस, एक और डिलेमा आ जाता है कि सोसाइटी शुड रिलाई सोनली ऑन मेडिकल केयर टू रिड्यूस सफरिंग और परमिट करना चाहिए डिग्निफाइड डेथ, कि भैया दवाई लेते जाओ, ठीक हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, कोई इसमें संभव प्रयास कर रहे हैं, बट ये सफल होंगे नहीं होंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। अब ये 20 साल है, 50 साल है, जो हमने अरुणा शॉनबाग के केस में देखा, 42 ईयर्स इज एक्चुअली अ ह्यूज टाइम पीरियड, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ये, ठीक है। आधी उम्र आपकी बेसिकली इसी में निकल गई है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ जाता है कि 42 साल इस तरीके से जीने से तो बेहतर है कि एक दिन सुकून से आदमी मर जाए। ये बेसिकली यहाँ पे पॉइंट किया जा रहा है, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं, नॉन मेलिफिशियंसी वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट, कि भैया बैलेंस करेंगे। यहाँ जो मैंने आपको पहले बताया था कि भैया मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का बेसिकली कहना ये था कि हमारा काम क्या है, हमारा काम है, आप अब बीमार होकर आए हैं, आपकी कंडीशन, आप बीमार हैं, हमारा काम है आपको क्योर करके भेजें, ठीक करके भेजें, हमारा काम आपको जीवन प्रदान करना है, आपका जीवन छीनना नहीं है। तो वही आ जाता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स चैलेंज करते हैं, यहाँ पे फेस करते हैं क्या, बैलेंस करते हैं देयर ड्यूटी, बैलेंसिंग देयर ड्यूटी टू अवॉइड हार्म विद द नीड टू रिलीव एक्सट्रीम पेन। ठीक है, मेडिसिन दे करके आप, ठीक है, आप किसी का जीवन मत लीजिए, आई एग्री, बट द पॉइंट हेयर इट इज़ सेइंग, इट इज़ हाईलाइटिंग इज कि आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप बेसिकली उसके जीवन में जो ऑलरेडी पेन है, सफरिंग है, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, कुछ बुरा नहीं किया है आपने उसके साथ। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे बेसिकली हाईलाइट किया जा रहा है। अब इसके कुछ आर्ग्यूमेंट इन फेवर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट देख लेते हैं, सो दैट इफ इन एनी केस मेंस में कहीं क्वेश्चन वगैरह आ जाता है तो आप आंसर लिख पाएँ। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, पहली बात कहता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको बताया कि लाइफ विद अनबेरेबल सफरिंग डिग्निटी लूज़ कर देता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो ना, मैंने बताया ना कि जीवन का 50 साल आप सिर्फ एक बिस्तर पे काट दो, सांसें लेते हुए, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी नित्य क्रियाएं कोई और आके करवा रहा है तो हो जा रही हैं, अदरवाइज उसी गंध में पड़े हो, प्यासे मर जाओगे। अगर किसी ने 2 बूंद पानी डाल दी तो चला गया हलक से नीचे पानी, अदरवाइज गला सूख रहा है। तो ऐसा जीवन क्या वाकई में जीवन है? इज़ देयर एनी मीनिंग टू दिस लाइफ? तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ये आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में हो जाता है। फिर रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी हो जाता है कि भैया मेरी लाइफ, माई रूल्स माई लाइफ, बेसिकली वही यहाँ पे कह रहे हैं, माई लाइफ माई रूल्स, मेरा जीवन है, आई शुड डिसाइड कि मुझे जीना है नहीं जीना है, क्या करना है, ठीक है, एंड लाइफ डिसीजंस मेरे खुद के होने चाहिए। जुडिशियल रिकॉग्निशन भी आ जाता है कि आर्टिकल 21 के अंदर जुडिशरी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुकी है राइट टू डाई विद डिग्निटी को, तो फिर आप इस चीज़ को क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। फिर आ जाता है कल्चरल एग्जाम्पल, जो मैंने आपको भीष्म पितामह वाला बेसिकली एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा सॉक्रेट्स ने भी डेथ को चूज़ किया था ओवर एक्साइल, कि मेरे से एक्साइल में नहीं रहा जाएगा, आप मेरे को डिग्निफाइड डेथ यहीं दे दीजिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में देखो, सेंसिटिव ऑफ लाइफ हो जाता है कि भैया लाइफ जो है वो गॉड्स गिफ्ट है, उस पर हाथ का मेरा हक नहीं है, ऊपर वाले ने दिया है तो उसको लेने का अधिकार भी ऊपर वाले को होना चाहिए। सेक्रेड माना जाता है लाइफ को, उसको छीनने का अधिकार ना आपको है ना मेरे पास है। जैसा भी दिया है ऊपर वाले ने, जिए उसको, खुदा की नेमत मानिए। बेसिकली हिंदू धर्म में बेसिकली माना जाता है कि लाइफ जो है आपको, जो ह्यूमन लाइफ है वो आपको 84 लाख योनि कुछ क्रॉस करने के बाद दिया जाता है। इतनी मेहनत के बाद, इतनी मेहनत के बाद आपको ह्यूमन लाइफ मिला है और आपको उसको डिस्ट्रॉय करने की पड़ी हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी आ जाता है कि भैया रिलीजियस प्रैक्टिस, जो संथारा वाला केस मैंने आपको बताया था, जस्ट टू फॉलो रिलीजियस प्रैक्टिस यू कैन नॉट एंड योर लाइफ, सिंपल, एज सिंपल इज दैट। फिर रोल ऑफ पलिवेटिव केयर आ जाता है कि भैया प्रॉपर मेडिकल केयर सिर्फ रिड्यूस कर सकता है आपकी सफरिंग्स को विदाउट एनी यूथेनेशिया। यहाँ पे वही वाला पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि व्हाट इफ आने वाले साल में ट्रीटमेंट हो जाए, जो फॉर एग्जांपल कैंसर है, कैंसर का पहले इलाज नहीं था, आज इलाज है, और उस टाइम पर अगर किसी ने पैसिव यूथेनेशिया अडॉप्ट कर लिया होता, वो तो खत्म हो गया होता, आज नहीं होता। तो ऐसे तो नहीं होता। एक टाइम पर तो टीबी का भी इलाज नहीं था, आज तो टीबी का इलाज वाइडली पॉपुलर है, ठीक है, बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति का इलाज हो रहा है टीबी का, सभी का हो रहा है ऑलमोस्ट, और रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है टीबी में। टीबी एलिमिनेशन की बात हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर पॉसिबल मिसयूज़ भी हो सकता है, जो हमने रिसेंटली कुंभ में देखा था, कुंभ के मेले में हमने देखा कई बार कि कुछ लोग हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, अब खुद का ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो बच्चों ने क्या करा, पेरेंट्स को ला करके कुंभ में छोड़ दिया। बच्चों ने क्या करा, भैया पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, इलाज का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, मन नहीं है इलाज, मतलब गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो जा रही है, तो क्या करा, पेरेंट्स को उठाया, डंप यार्ड में छोड़ के आ गए। तो ऐसे नहीं होता है ना, ये डिसीजन, इस चीज़ को तो आप जस्टिफाई किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। एनी हाउ इस चीज़ को, जिस एक्ट को जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता कि आप अपने पेरेंट्स के साथ इस तरीके से सलूक करें। तो ये भी है एक क्वेश्चन कि भैया पॉसिबल मिसयूज़ यहाँ पे इसका हो सकता है। अब पॉसिबल मिसयूज़ है, दैट डजंट मीन कि अलाउ नहीं होना चाहिए। मिसयूज़ है तो लॉज बना के दो ना, सेफगार्ड्स बना करके दो ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिर्फ पेरेंट्स, ओल्ड एज नहीं, डिसेबल पर्सन भी है, कोई बोल नहीं सकता है, उसके हाथ पैर नहीं है, तो क्या वो अब अपना स्टैंड वो व्यक्ति खुद नहीं ले सकता है, कोई और उसके बिहाफ पे कह जाए कि भैया मेरे से नहीं झेला जा रहा है, इसका पैसिव यूथेनेशिया करवाओ, इसको ख़त्म करो,
छुटकारा मिले। तो दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स गो नो। फिर अंडरमाइन करता है मेडिकल एथिक्स को भी। जो वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है, इसका बेसिकली इनका भी यही कहना है, ये यूथनेशिया को अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट है दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन, मेडिकल प्रैक्टिस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। रीज़न बीइंग डॉक्टर्स का काम जीवन प्रदान करना है, किसी का जीवन लेना नहीं है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये लोग जो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है वो भी एसोसिएशन जो है वो भी यूथनेशिया को सपोर्ट नहीं करती है। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में हो गए। वे फॉरवर्ड देख लो तो हम यहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यूथनेशिया अगर किसी को कंसिडर करना है तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाओ, बैठाओ, आपस में बैठ के बीच में बात कराओ, फिर देखो कि भैया आगे क्या रूट निकालना है, क्या कर सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हमको लेना है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन बना के दो सो दैट मिसयूज़ ना हो पाए किसी भी सूरत में। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर सेफगार्ड्स हमें मेक श्योर करके देने हैं। अगर यूथनेशिया किसी केस में कंसिडर किया भी जा रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के जाने के बाद जो फैमिली पीछे रह जाती है उसका काउंसलिंग हो, जो कंसर्न पर्सन है अगर उसको भी ज़रूरत है उसकी भी प्रॉपर काउंसलिंग वगैरह कराई जाए। ठीक है, डेथ इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन एट, आई डोंट थिंक सो कि डेथ इज़ एन ईजी डिसीजन। मेरे को पता चले कि कल मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा आज का जीवन आराम, मेरी तो आज ही हो जाएगी, आधी मृत्यु तो मेरी आज ही हो जाएगी कि नहीं, बताओ। फिर केयर एथिक्स अप्रोच भी हमको थोड़ी सी यहाँ पे लेनी चाहिए। फोकस करो एम्पैथी पे, कंपैशन पे एंड पेशेंट के वेलफेयर पे, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने मेंस क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चा, मेंस के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन परमिटिंग पैसिव यूथनेशिया इन दी हरीश राणा केस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू डाई विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। अब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है लीगल, एथिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस जजमेंट। 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स, ट्राई करके देखो। पॉसिबल क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, द डिबेट ऑन यूथनेशिया रेजेस कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास बिटवीन कंपैशन, ऑटोनॉमी एंड सैंसिटी ऑफ लाइफ। आपको एग्जामिन करना है द एथिकल चैलेंजेस associated with the right to die with dignity in the context of passive euthanasia in India। अगेन पॉसिबल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर ये बच्चा यहीं तक था, धन्यवाद। एंड इस वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, आपके क्या व्यूज़ हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू।